शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में एक बार फिर रात 12 बजे के बाद मध्य प्रदेश के लगभग 36 आईएएसओं के तबादले हुए हैं। यद्यपि सूची में 26 नाम है, लेकिन 10 अन्य अधिकारियों के विभागों में भी परिवर्तन किया गया है। आखिर इसका संदेश क्या है? क्या ये मुख्यमंत्री ने अपनी चलाई है? क्या ये राजनीतिक तबादले हैं? क्या नए मुख्य सचिव अनुराग जैन ने प्रशासनिक कसावट के लिए ये तबादले किए हैं? इन तमाम सारी चीज़ों को समझने के लिए मैं आया हूँ मध्य प्रदेश में प्रशासनिक रिपोर्टिंग के एक सबसे तेज़ तर्रार रिपोर्टर माने जाने वाले फ्री प्रेस के संपादक नितेंद्र शर्मा जी के पास। मैं उनसे समझता हूँ कि ये जो सूची आई है, इस सूची में आखिर किसकी चली है? मुख्यमंत्री की चली है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ अधिकारियों को मात्र 7-8 महीने में बाहर कर दिया गया। 2 प्रमुख सचिव बाहर कर दिए गए हैं। आखिर ये संदेश क्या है? नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने इस सूची को बड़ी गौर से देखा होगा। 26 नाम हैं, लेकिन आप सूची को देखेंगे तो 10 अन्य अधिकारियों की पदस्थापना भी प्रभावित हुआ है। तो हम कह सकते हैं 3 दर्जन अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। क्या संदेश क्या है इसके जरिए, और आपको लगता है इससे प्रशासनिक जमावट होगी या राजनीतिक जमावट करने की कोशिश की गई है? देखिए, मध्य प्रदेश में अगर हम बीते 10 महीनों की बात करें, 11 महीनों की बात करें, तो अब ठहराव आना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह कि प्रशासनिक ठहराव आना चाहिए। एक एक अधिकारी के 3-3, 4-4 तबादले हो चुके हैं। 3-3 महीने कोई अधिकारी जो है एक डिपार्टमेंट में रहता है, फिर उसको दूसरे डिपार्टमेंट में कर दिया जाता है। किसी व्यक्ति को लूप लाइन से निकाला जाता है, फिर लूप लाइन में डाल दिया जाता है। अब लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुख्य सचिव अनुराग जैन के बनने के बाद एक ठहराव की स्थिति आएगी। इसलिए इस सूची के बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं अभी कि अब जिन लोगों के तबादले हो गए हैं, उन लोगों को कुछ दिन उस विभाग में रखा जाएगा ताकि वो परफॉर्म कर सकें। क्योंकि जहाँ तक सूची में चलने की बात है, तो मैं कहूँगा ये मिक्सअप है। कुछ तबादले अलग दिखाई दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी मर्जी से किए हैं, उनको जिनको लाना था या एडजस्ट करना था उन्होंने करे हैं। कुछ तबादले पॉलिटिकल कंपल्शन में दिखाई दे रहे हैं कि किसी नेता की नाराजगी दूर करने के लिए किए गए हैं। कुछ तबादले ऐसे भी हैं जिसमें अलग चीफ सेक्रेटरी की छवि दिखाई दे रही है कि चीफ सेक्रेटरी ने उन लोगों को अवसर दिया है या उन लोगों को लाके दिखाया जिनके बारे में ये कि छवि ये कि ये अच्छे अधिकारी हैं, ईमानदार अधिकारी हैं। जैसे पंकज जैन को बिल्डिंग कॉर्पोरेशन में एमडी बनाया है, तो सबको पता है कि पंकज जैन जो है वो एक स्टेट चलने वाले आदमी हैं। तो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन मैं फिर पहले शब्द पे आऊँगा कि जैसे सरकार बनी दिसंबर में, जब सरकार बनी तो संजय शुक्ला जी जो हैं उस समय पीएचई और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट दोनों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे। फिर उनको पीएचई से जो है चेंज किया गया, मलय श्रीवास्तव साहब को पीएचई दिया। फिर इंडस्ट्री से चेंज किया गया, राघवेंद्र सिंह जी को इंडस्ट्री दे दिया गया, उनकी जगह उनको राजभवन भेज दिया गया। फिर उनको राजभवन से बाहर निकाला गया, महिला बाल विकास दिया गया। फिर मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव बनाया गया। कल उनको सीएम सचिवालय से नगरीय प्रशासन विभाग का प्रमुख सचिव बना के भेज दिया। अब कम से कम उनको प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन, अब तो अपर मुख्य सचिव हो जाएंगे 3-4 महीने में, उनको रखना चाहिए। आपने जो 10 महीने के इतने सारे तबादले बताए, तो ऐसा लगता है एक 1.5 महीने का कार्यकाल रहा इससे, क्योंकि कोई व्यक्ति को जिस विभाग में वो आता है उस विभाग को समझने में उसको 3 से 4 महीने का समय लगता है, ये माना जाए। क्योंकि नीचे तक समझना है, अधिकारियों को पहचानना है, जिले में अधिकारी हैं, नीचे तक की टीम है। अब जैसे नवनीत कोठारी हैं, ये एमपी आईडीसी के एमडी हुआ करते थे जब मोहन यादव जी ने शपथ ली। उसके बाद इनको एकदम लूप लाइन में पटक दिया गया, मछुआ कल्याण विभाग में भेज दिया गया। फिर अचानक से क्या हुआ कि इनको जो है वो एमएसएमई में लाया गया। अब एमएसएमई से एकदम इनको पर्यावरण विभाग में भेज दिया गया। तो समझ में नहीं आ रहा। अब 10 महीने में 4 डिपार्टमेंट ये कर चुके हैं। इंडस्ट्री कर चुके हैं, इंडस्ट्री के बाद मछुआ कल्याण कर चुके हैं, उसके बाद एमएसएमई करा, और अब जो है वो पर्यावरण में भेज दिया गया। तो इसके पीछे कारण क्या मानते हो आप? क्या उनसे कुछ गलतियां हो गई हैं एमएसएमई में? क्योंकि हमने देखा था कि एक क्लिक पर जो पैसा डालने वाली बात थी, उसमें मुख्यमंत्री को एक तरह से अंधेरे में रखा, और हमें सबको पता है प्रचार पूरा हुआ लेकिन खाते में पैसा नहीं गया उन इंडस्ट्री के जिन्हें हम प्रोत्साहन राशि देते हैं। देखिए, अगर उन्होंने एमएसएमई में गलती की थी या उसके पहले वो मछुआ कल्याण में थे, तो अब आपने पर्यावरण डिपार्टमेंट भी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, साथ में डीजी एप्को का भी प्रभार दिया है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी जो है वो पर्यावरण विभाग के अंतर्गत आता है। तो यदि कोई व्यक्ति परफॉर्म नहीं कर रहा था
तो उस व्यक्ति को फिर एक बार किनारे बिठा देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हर विभाग के साथ अगर आप प्रयोग करते रहोगे, अगर आप थोड़े थोड़े दिन में परिवर्तन करते रहोगे, तो उसके रिजल्ट जो है वो जो आना चाहिए, वो सरकार को जो अगर कोई रिजल्ट देना है, कोई चीज़ परफॉर्म करना है, अब एक अधिकारी प्रेस ही बनाए और वो अधिकारी का ट्रांसफर हो जाए, फिर दूसरा अधिकारी आ जाए, तो तबादले करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक समय जो है और एक बार छांट लेना चाहिए। अब लगभग साल भर हो जाएगा सरकार को, अब सरकार को ये तय कर लेना चाहिए कि हमको किस अधिकारी को कहाँ पदस्थ रखना है, किसकी क्या परफॉर्मेंस है। क्योंकि आप देखिए ना, जैसे सीपीआर होते हैं, सीपीआर एक महत्वपूर्ण पद होता है, मुख्यमंत्री का करीबी होता है। जब सरकार बनी तो मनीष सिंह सीपीआर थे, फिर जो है वो थोड़े दिन बाद विवेक पोरवाल सीपीआर हो गए, फिर संदीप यादव सीपीआर हो गए, फिर सुदाम खाड़े सीपीआर हो गए, और अभी भी ये चर्चा चलती रहती है कि कभी भी कुछ बदलाव हो सकता है। ये थमना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अब जो है एक ठहराव आना चाहिए, क्योंकि लगातार तबादले से सरकार की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। इसलिए अब जिन लोगों को पदस्थ कर दिया गया है, उन लोगों को कम से कम काम करने का एक टाइम देना चाहिए कि वो अपने आप को परफॉर्म कर सकें। अब मैं सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री सचिवालय का किस तरह का स्वरूप होगा, क्योंकि पहले हमने जो स्वरूप देखा था वहाँ एक एसीएस और 2 पीएस बैठा दिए गए और सेक्रेटरी भी हैं वहाँ पर। अब 2 पीएस दोनों हटा दिए गए एक साथ। अब आपको क्या लगता है कि किसका कौन नया ताकतवर हो गया, किस तरह का वहाँ स्वरूप होगा? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि मुख्यमंत्री सचिवालय के मामले में मोहन यादव जी को शिवराज सिंह जी का अनुसरण करना चाहिए। जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो अनुराग जैन और इकबाल सिंह बैंस को वो सीएम सेक्रेटरिएट में लेकर आए। ये अधिकारी उनके साथ 4-4 साल रहे। उसके बाद एसके मिश्रा उनके साथ जुड़े 2007 से तो 2018 तक उनके साथ रहे। फिर हरिरंजन राव और विवेक अग्रवाल सीएम सचिवालय में आए तो 2018 में जब तक उनकी सरकार रही तब तक वो दोनों उनके साथ रहे। इस कार्यकाल में मनीष रस्तोगी को लेकर आए तो जब तक सरकार में वो मुख्यमंत्री रहे, मनीष रस्तोगी उनके प्रमुख सचिव रहे। तो मुख्यमंत्री को भी अब ऐसा अनुसरण करना चाहिए कि जिन लोगों को अगर भाई आपको कहीं ना कहीं फेथ करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि राजेश राजौरा और भरत यादव दोनों काबिल अधिकारी हैं। अगर किसी और को लेके आना है तो उसको ले आए। आपको एक टीम बना देना चाहिए और उस टीम से आपको काम जो है फिर आप बांट के डिपार्टमेंट उनसे जो भी काम लेना है वो आप काम लेते रहें। क्योंकि अभी भी सीएम सचिवालय में जैसे हुआ कि सीएम सचिवालय में जो स्टार्टिंग में जब सीएम सचिवालय बना तो उस समय जो है वो सबसे पहले राघवेंद्र सिंह जी को प्रमुख सचिव बनाया गया, वो वहाँ पर थे। फिर राघवेंद्र सिंह जी की जगह जो है उस जगह पर राजेश राजौरा साहब को ले आया गया। एक भरत यादव स्थायी दिखाई दे रहे हैं। अब उसके बाद संजय शुक्ला साहब को लाया गया। फिर संजय शुक्ला साहब और राघवेंद्र सिंह जी दोनों हट गए। उस बीच में जो है वो अदिति गर्ग एक अधिकारी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, उनको लाया गया था। अंशुल गुप्ता जो है जो आजकल डीपीआर हैं, उनको सीएम सेक्रेटरिएट में लाया गया था। फिर जो है वो अदिति गर्ग को कलेक्टर बना के भेज दिया, अंशुल गुप्ता को डीपीआर बना के भेज दिया। उसके बाद एक जो है चंद्रशेखर बालिम्बे अभी वहाँ पर टिके हुए हैं। अब एक नए इलैया राजा को थोड़े दिन पहले लाया गया। अविनाश लवानिया को राघवेंद्र सिंह जी लेकर आए थे, वो अभी तक रुके हुए हैं। लेकिन ये भी चर्चा चल रही है कि आने वाली जो एकादश सूची है उसमें हो सकता है अविनाश लवानिया को भी किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए। तो एक टीम बना लें, एक ठहराव करें, कुछ चीज़ों को स्थायी करें। क्योंकि पुलिस में भी जैसे अंशुमन सिंह थे, फिर राजेश सिंगड़कर आए, फिर राजेश सिंगड़कर की जगह राकेश गुप्ता आ गए। एक ठहराव आना चाहिए और सरकार को परफॉर्म करने के लिए वो ठहराव आवश्यक है। अधिकारी कौन रहेगा ये बहुत कभी कभी मायने नहीं रखता, लेकिन आप अगर आकलन कर लें कि ये अधिकारी ऐसा है, इस अधिकारी का काम अच्छा है। मध्य प्रदेश में जो है अमूमन मुझे लगता है सबको पता है, ये भी खुद भी मंत्री रहे हैं, सबको पता है कि कौन से अधिकारी काम करने वाले हैं, कौन से अधिकारी काम नहीं करने वाले हैं, कौन सा अधिकारी पैसे खाने वाला है, कौन सा अधिकारी क्या करने वाला है। ये जानकारी कोई कहे कि मुझे नहीं पता, कोई कहे कि पता है, लेकिन पता सबको है सब कुछ। तो उन अधिकारियों को किसको क्या काम देना है, उनसे वो काम लें, उनका उपयोग करें। और अब जो है वो अब परिणाम दिखना चाहिए क्योंकि साल भर का समय हो रहा है। एक और तबादले की जो बहुत ज़्यादा चर्चा है वो है उमाकांत उमराव जी की। उन्हें खनिज सौंपा गया है और खनिज को लेकर आप जानते हैं मध्य प्रदेश में कितना इसको एक मलाईदार विभाग भी बोलते हैं। और ऐसी उम्मीद की जाती है कि कोई सख्त अधिकारी बैठाए तो शायद ये अवैध उत्खनन रुकेगा। आपको क्या लगता है कि उमराव जी को क्यों लाया गया है? देखिए, अब वही बात फिर आएगी। जो उमाकांत उमराव जी वो अधिकारी हैं जिनको इसी सरकार ने नाराज होकर रेवेन्यू बोर्ड भेज दिया था ग्वालियर, गुस्से में भेजा। आनंद फानन में रात को ट्रांसफर हुआ। अब सबसे बड़ा इदारा विभाग दे दिया। वीरा राणा उनसे नाराज हो गई, चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने सीएम को बोला और आनंद फानन में तबादला कर दिया गया। रात को जो है उनको तुरंत रेवेन्यू बोर्ड ग्वालियर रवाना कर दिया गया। वो फिर वो वापस आए, सीएम सेक्रेटरिएट की उसमें भूमिका रही, उनको श्रम विभाग दिया गया। कल उनको जो है वो माइनिंग डिपार्टमेंट, डायरेक्टर माइनिंग का प्रभार, श्रम विभाग और साथ में पशुपालन भी दिया गया है,
एमडी भी वही हैं, और इसके अलावा पशुपालन और डेयरी जो इस समय सरकार की एक प्रायोरिटी का डिपार्टमेंट है वो भी उनको दिया गया है, मतलब एनिमल हस्बेंड्री भी उनको दे दिया गया है। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जब आपने एक ही अधिकारी को सारे काम दे दिए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपको एक ही अधिकारी को उतना काम देना चाहिए जिसमें वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके। अब एमडी खनिज निगम, डायरेक्टर माइनिंग, पीएस, तो आपने कोई चेक पॉइंट जो है वो खत्म कर दिया। एक चेक पॉइंट होना चाहिए, डायरेक्टर प्रस्ताव बनाए वो अलग हो, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास प्रस्ताव जाए वो अलग हो, ताकि वो देख सके कि अगर डायरेक्टर के प्रस्ताव में कोई कमी है तो वो उसको ठीक कर सके। दूसरा, माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी को अगर आप साथ में पशुपालन भी दे दोगे तो माइनिंग एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, सरकार के रेवेन्यू से जुड़ा हुआ मामला है, कंट्रोवर्सी भी होती रहती है, और अभी जो सरकार इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है कि निवेश आना चाहिए, उसमें माइनिंग एक बड़ा पार्ट होता है। अब हुआ ये कि माइनिंग का कॉन्क्लेव अभी बहुत बड़ा हुआ था, उसकी पूरी तैयारी करी संजय शुक्ला जी ने, माइनिंग का उन्होंने कॉन्क्लेव कराया, सारे एमओयू हुए, सारी मीटिंग्स हुई, तो जिन अनुराग चौधरी और संजय शुक्ला ने पूरी तैयारी की थी, अब एक नए अधिकारी को आने के बाद फिर एबीसीडी से शुरू करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा भाई कौन से कॉन्क्लेव किए थे, क्या किए थे। उमाकांत उमराव साहब एक काबिल अधिकारी हैं, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है, पहले भी अच्छे डिपार्टमेंट में रहे हैं वो, लेकिन सरकार को हर अधिकारी को क्या उपयोग करना है वो सरकार का काम है, लेकिन सरकार उपयोग करे, ये ना करे कि फिर थोड़े दिन बाद जो है कहीं फिर चेंज हो जाए। क्योंकि मुझे जो ये सूची दिख रही है, मेरा आकलन है, मैं दावा नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 3 महीने बाद इनमें से भी कुछ परिवर्तन होंगे। मतलब मुझे जो दिख रहा है उससे मैं ये आकलन कर सकता हूं कि इनमें से जो है कुछ परिवर्तन आने वाले महीनों में इनमें से भी कुछ अधिकारियों के होंगे, और कुछ लोगों के जो अभी एक लिस्ट है, एक लिस्ट और आना चाहिए आने वाले दिनों में, तो उसमें फिर कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। लेकिन एक बार आप चेंजेस करके, क्योंकि इसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि अनुराग जैन साहब जो हैं उनका कोई एजेंडा नहीं है, और अनुराग जैन एक मध्य प्रदेश के काबिल, उनका एजेंडा तो है लेकिन व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है, वो जो भी एजेंडा है वो सरकार का मतलब उनका पर्सनल कोई एजेंडा नहीं है कि इसको यहाँ ये करना है वो करना है। दूसरा, अगर हम देश के इनोवेटिव अधिकारियों की बात करें, जो अधिकारी इनोवेटिव रहे, तो उसमें अनुराग जैन एक हैं, चाहे वो जनधन योजना लाए हों, चाहे वो पहले सीएम डैशबोर्ड और ये सारी चीज़ें करी हों, तो अनुराग जैन एक इनोवेटिव अधिकारी हैं। मुझको ऐसा लगता है कि अब सरकार को, क्योंकि उनका एक्सटेंशन जब होगा तब समझ में आएगा, अभी सरकार को उनका जो उपयोग करना है, कुछ अच्छी स्कीम्स, कुछ अच्छे प्रोग्राम, और इसीलिए अधिकारियों की जो टीम बनाई है, अब अधिकारियों की टीम बनाकर काम होना चाहिए। अगर हर 3-3 महीने में तबादला होगा, हर 2-2 महीने में तबादला होगा, क्योंकि अभी कलेक्टर के ट्रांसफर जो हैं ये निर्वाचक नामावली वोटर लिस्ट के चक्कर में रुके हुए हैं। अभी तो बहुत सारे जिलों के कलेक्टर बदले जाएंगे, आप देखना जनवरी में जो है अभी भी जो है वो डिस्कशन हुआ था कि भोपाल, जबलपुर, रायसेन, खंडवा, खरगोन, धार, बहुत सारे जिलों पे चर्चा हुई थी अभी कि कलेक्टर बदले जाना है, तो अभी तो बहुत सारे कलेक्टर बदले जाएंगे। दिसंबर के बाद जो भी बदलना है बदलें, लेकिन अब मध्य प्रदेश को एक स्थायित्व मिलना चाहिए अधिकारियों के तबादले को लेकर। नितिन जी, 2 अधिकारियों की बड़ी चर्चा है इस तबादले में, और उम्मीद ये की जा रही थी कि अनुराग जैन के आने के बाद उन अधिकारियों को महत्व मिलेगा। एक बेहद ईमानदार और बहुत ही काबिल अधिकारी हैं गुलशन बामरा जी, एक बार फिर उनके प्रति गुस्सा नजर आई है। पहले हमने देखा था कि पशुपालन विभाग में जो वो सांची प्रोडक्ट जब दिया जाना था उस वक्त भी गुस्से में थे, और इस तबादले में फिर उनको जनजातीय विभाग में भेजा गया है। और दूसरा, नेहा मारविया ने जो रिपोर्ट सौंपी थी, तब लग रहा था कि शिवराज सिंह और उनकी सरकार नाराज है, मोहन यादव की सरकार उन पर कृपा करेगी, लेकिन आज भी वो लूप लाइन में ही है। तो इन दोनों पर भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि क्या कारण है कि अनुराग जैन के आने के बाद भी गुलशन बामरा जी का जो एक उपयोग होना चाहिए वो नहीं हो पाया। देखिए क्या होता है कि अभी हम 42-43 दिन में अनुराग जैन साहब का आकलन करें, अभी ट्रांसफर की सूची और निकलेंगी। जहाँ तक गुलशन बामरा साहब का सवाल है, तो इसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि एक बेहद काबिल और ईमानदार, मतलब हमारे साथ हम कई बार देखते हैं अधिकारियों में कि कोई काबिल होता है तो ईमानदार नहीं होता, ईमानदार होता है तो काबिल नहीं होता, दोनों बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। उनमें दोनों मिक्सअप हैं, दोनों चीज़ें हैं उनमें। उनको जिस तरीके से हटाया गया था पशुपालन से, वीरा राणा ने जिस तरीके से ट्रांसफ़र करा था, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। उसके बाद पर्यावरण डिपार्टमेंट वो संभाल रहे थे और अचानक उनको जनजातीय विभाग दिया गया। क्या होता है कि आप में वही बात यह है कि आप एक अधिकारी को अगर पर्यावरण में रखा था तो पर्यावरण में वो एक अच्छा काम कर रहे थे, कुछ चीज़ों को अच्छे करने की दिशा में ले जा रहे थे। ट्राइबल डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्राइबल डिपार्टमेंट में उनको लाया गया एक, जैसे कहें कि एडजस्टमेंट में, क्योंकि विजय शाह सजा के तौर पे नहीं, विजय शाह इस बात पे अड़ गए थे कि ट्राइबल से ई रमेश को हटाया जाए। प्रमुख सचिव जो ई रमेश थे ट्राइबल के, और 3-4 दिन पहले ई रमेश साहब ने विजय शाह को
बहुत कन्विंस करने की भी कोशिश करी कि आप मेरे खिलाफ जो मोर्चा खोल रखा है उसको ठंडा करें, लेकिन विजय शाह जो है वो अड़ गए थे कि इनको हटाया जाए, और वही एक बड़ा कारण दिखता है कि उनको हटाना था। फिर किसको लाएं एडजस्टमेंट में, तो एक चेन बनती है जब अधिकारियों के तबादले होते हैं, तो उसमें ये एक नाम मुफीद दिखा जो कम से कम ठीक है, विजय शाह को दोनों के बीच में एडजस्टमेंट हो जाएगा, तो शायद इसलिए गुलशन बामरा को ट्राई। विजय साहब को एक दूसरे अधिकारी भी मिले हैं, मनु श्रीमन शुक्ला जी, वो भी आयुक्त के रूप में आए हैं, तो वो भी उनकी पसंद से आए हैं, या ये शुक्ला जी का तबादला जो शहडोल से भोपाल किया गया वो इनकी इच्छा से किया गया है या एक सजा के तौर पर हुआ है? नहीं देखिए, जैसे विजय शाह को तो ये भी नहीं पता था कि उसके डिपार्टमेंट में गुलशन बामरा भी आ रहे हैं। ये कोई पूछ पाछ के तबादले नहीं होते, चाहे किसी की भी सरकार हो। तबादले तो मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पता रहते हैं, मंत्री को तो अखबार में पढ़ के पता चलते हैं कि कौन आया उसके यहाँ, किसी मंत्री को नहीं पता होता। तो जो श्रीमन शुक्ला हैं, उनको जब कमिश्नर शहडोल बनाया गया था, वो उनकी इच्छा से नहीं गए थे, सरकार ने तबादला कर दिया था क्योंकि वो मंडी बोर्ड में थे। तो मंडी बोर्ड में जब वो थे, उनका तबादला हुआ था, उस समय उनके मंत्री हैं जो एनएल सिंह कंसाना, उन्होंने कैंसिल करा दिया था, लेकिन सरकार ने फिर तबादला कर दिया उनको। इस बार जो है वो कमिश्नर शहडोल बना दिया। सरकार का हुक्म आईएएस अधिकारी या आईपीएस जो भी हो उसको मानना पड़ता है। तो वो जब से गए थे तब से ही इस प्रयास में थे कि वो अपनी वापसी जो है वो उनकी हो जाए। वो किसी भी तरीके से भोपाल वापस आना चाहते थे, क्योंकि श्रीमन शुक्ला जो हैं उनके बारे में ये भी मैंने सुना है कि वो दिल्ली जाने के इच्छुक हैं। तो वो एक बार प्रयास कर चुके हैं और वो तो सेंट्रल डेपुटेशन पे जाना चाहते हैं, इसलिए वो कमिश्नर ट्राइबल बनने का मकसद ये नहीं कि वो बड़ा ट्राइबल के लिए और उनका बड़ा अभी तो ये है कि जो पोस्टिंग होती है कई बार वो एडजस्टमेंट होते हैं, तो वो भोपाल आना चाहते थे, इसलिए उनका ट्रांसफर हो गया। मैं नेहा मालविया का समझना चाहता हूँ कि शिवराज जी की सरकार थी तब भी प्रताड़ित, कमलनाथ जी की सरकार आई तब भी उलूप लाइन में, तो क्या कुछ आईएएस अधिकारियों ने ये तय कर लिया है कि उनके रहते हुए नेहा मालविया को कभी भी हम फ्रंट लाइन में नहीं आने देंगे? क्या इतनी बड़ी गलती है उनकी? देखिए, नेहा मालविया जो हैं वो उनके तो जूनियर लोग भी कलेक्टर बन चुके हैं, अलग अलग जिलों में जो देखा जाए वो आरआर हैं, और उनके जूनियर लोग भी कलेक्टर बन चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इससे पहले अगर हम एक और अधिकारी का जिक्र करें, तो जैसे ही लोकेश जांगड़ के साथ भी शायद कुछ ऐसी ही स्थिति हो रही थी, फिर अभी उनको श्योपुर कलेक्टर बनाया है सरकार ने, और फिर अभी उनको निमाड़ी ट्रांसफर करा। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार को अगर एक अवसर देकर देखना चाहिए कि भाई ये कलेक्टर बना के देखना चाहिए, आपके हाथ में है। आप 2 महीने 3 महीने बाद अगर कोई परफॉर्म नहीं कर पाएगा उसको हटा सकते हो, लेकिन हाँ, किसी भी अधिकारी को एक मौका मिलना चाहिए। जहाँ तक नेहा मालविया, कुछ अधिकारियों की हम बात करें तो हो सकता है उनको एक बार अपनी जन्मपत्री दिखाना चाहिए कि जो है वो चाहे भाई उनको क्यों कलेक्टरी नहीं मिलती। जैसे भाई यही लोकेश जांगड़ का मैं नाम ले रहा था, एक स्वतंत्र सिंह करके अधिकारी हैं, वो मैं देखता हूँ हर तीसरी सूची में उनका कहीं ना कहीं से नाम आता है। वो कभी एकदम से खुश हो जाते हैं, फिर एकदम से वो हो जाते हैं। मंसूर से जब से उनको हटाया गया वो ऐसे ही झूलते रहते हैं। तो कुछ अधिकारियों को एक आध बार किसी से कंसल्ट करना चाहिए कि उनके साथ उनका भाग्य जो है वो क्यों जो है वो उनको अच्छी पोस्टिंग नहीं दिला पा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना नितेंद्र जी के पास कितना अनुभव है। प्रशासनिक चीज़ें उनकी केवल उंगलियों पर रहती है, एक एक किसका तबादला कहाँ हुआ है, लेकिन आज एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की है नितिन जी ने। उनका कहना है कि अब सरकार को स्थायित्व पर ध्यान देना चाहिए और अधिकारियों पर भरोसा करना चाहिए। यदि आप भरोसा करके किसी अधिकारी को सीएम हाउस पर लाए हैं तो फिर उनको लंबे समय तक उनका उपयोग होना चाहिए। ये जो अविश्वास का माहौल है अब वो छटना चाहिए और सरकार में स्थायित्व, क्योंकि जब तक अधिकारी आते हैं, विभाग को समझते हैं, तब तक यदि आप तबादला करते रहेंगे तो ये प्रदेश के हित में नहीं है, सरकार के हित में नहीं है, राज्य के हित में नहीं है। तो आज नितिन जी ने हमारे इस कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और मध्य प्रदेश सरकार को यह संदेश दिया है कि अब 1 साल हो गई मुख्यमंत्री को, अब कम से कम आईएएस अधिकारियों के मामले में लोगों को चाहिए, पूरे प्रदेश चाहता है कि आप स्थायित्व होना चाहिए। बार बार तबादलों का एक जो श्रृंखला है ये बहुत ज़रूरी हो तो करें, और नहीं तो आप अधिकारियों पर विश्वास करें और इनसे काम लेने की कोशिश करें। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क।